चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज वैसे तो स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम आपको नया टैग बताते हैं, फॉर्म टैग, जो कि हमारा अगला टॉपिक भी है HTML का। लेकिन क्योंकि आज की क्लास हमारी ऑनलाइन हो रही है तो हम आज एक नई प्रेजेंटेशन दैट इज इंट्रोडक्शन टू HTML5 हम आपको करा देते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब हम ऑफलाइन आएंगे तो हम आपको अपना फॉर्म टैग के बारे में बताएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर माई स्क्रीन। इंट्रोडक्शन टू HTML5। तो हम जानेंगे HTML5 के बारे में। वैसे तो हमने जब आपको HTML के बारे में बताया था तो ये बताया ही था कि HTML5 जो है ये HTML का सबसे लेटेस्ट वर्जन है और इसने पिछले के कुछ वर्जन्स में से कुछ नया एडवांसमेंट किया, कुछ चेंज किया है। उन चेंजेस को लाने के बाद, उस एडवांसमेंट को लाने के बाद जो भी लास्ट वर्जन लॉन्च किया गया HTML का, वो HTML5 वर्जन है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि HTML5 क्या होता है। HTML5 is a markup language used for structuring and presenting content on the World Wide Web। अब देखिए, ये तो आपको अच्छे से पता ही है कि HTML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, चाहे वो 5 हो, 4 हो, 3 हो या 1 हो। आपको शुरू में बताया गया था कि HTML का जब लॉन्च किया गया था, उसका जो पूरा ओवरव्यू दिया गया था, तो मतलब जो है उसके बारे में टिम बर्नर्स-ली ने पूरा अपना प्रोजेक्ट जो बनाया था और उसको प्रपोजल के लिए दिया था, तो उन्होंने बताया ही था कि हम कुछ ऐसा एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके बेसिस पर हम इंटरनेट पे चीजों को एक्सप्लोर करेंगे और पेजेस के फॉर्म में चीजें लिखी जाएंगी और उन पेजेस को हम HTML पेजेस या वेब पेजेस कहेंगे, जिसमें खास तौर से एक विशेष प्रकार की लैंग्वेज यूज की जाएगी जिसे मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो HTML का कोई भी वर्जन आए, वो जो कंटेंट होगा, जो कोडिंग होगी, वो स्टाइल ऑफ कोडिंग मार्कअप ही होगा। तो इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरिंग एंड प्रेजेंटिंग कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इंटरनेट पर कंटेंट को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दिखाने के लिए और उसे प्रेजेंट करने के लिए HTML5 का यूज किया जाता है। ये 5th और लास्ट मेजर वर्जन है HTML का, क्योंकि HTML का जो फर्स्ट वर्जन आया था वो 1 था, उसके बाद कुछ एडवांसमेंट किया गया तो 2, 3, 4 और ग्रेजुअली ये सारे एडवांसमेंट होते हुए जो लास्ट वर्जन आया है दैट इज HTML5। HTML5 भी W3C यानी कि WWW या हम वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के रिकमेंडेशन पर ही जानते हैं, माने इसका अप्रूवल भी W3C ने किया हुआ है। और इसको जो है, जो हमारा ये करंट स्पेसिफिकेशन है, इसको हम लिविंग स्टैंडर्ड के नाम से भी जानते हैं। यानी HTML5 जो है ये लिविंग स्टैंडर्ड के नाम से भी जाना जाता है। लिविंग स्टैंडर्ड के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि प्रेजेंट डे में जितने भी आपके ब्राउजर्स हैं, जितना भी आपका मेजर एडवांसमेंट है, वो आपके सारे के सारे HTML5 के थ्रू सपोर्ट होते हैं और मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल मैनर में आप जो है HTML5 के थ्रू अपने पेजेस पर कंटेंट को दिखा सकते हैं। इट इज मेंटेन्ड बाय अ कंसोर्टियम ऑफ मेजर ब्राउजर वेंडर्स। आज की डेट में जितने भी बड़े बड़े ब्राउजर वेंडर्स हैं जो ब्राउजर बनाते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, मोजिला हो, एप्पल हो, कोई भी कंपनी हो जो कि अपने अपने ब्राउजर्स निकालते हैं, सारे ब्राउजर्स जो हैं इसको सपोर्ट करते हैं। आप एप्पल कंपनी का कंप्यूटर खरीदें या आपने कोई विंडोज का कंप्यूटर खरीदा हुआ है या आप गूगल प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं या आपने लाइनक्स बेस लिया, जैसे आपको बताया गया होगा कि लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आज की डेट में कहा जाए तो अब मतलब स्विचिंग हो रही है, हम विंडोज से स्विच कर रहे हैं लाइनक्स पर। तो उसके बेसिस पर अगर हम उसका जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो मोजिला फायरफॉक्स है, तो मोजिला फायरफॉक्स जो है उस पर भी इसको सपोर्ट मिल रहा है। तो आपको जब HTML5 के थ्रू आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको ये बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि कौन से ब्राउजर में ये सपोर्ट करेगा या कौन से ब्राउजर में ये नहीं सपोर्ट करेगा, क्योंकि HTML के जो भी वर्जन हम यूज करें उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सभी ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते हैं। वही पेज को अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे देखें तो शायद से कुछ चीजें ना दिखाई दें, वही पेज अगर आप क्रोम पे देख रहे हैं तो शायद आपको ज्यादा चीजें दिखाई दें। तो इसके पीछे रीजन यही होता है कि सारे ब्राउजर सारे स्टैंडर्ड्स को या सारे के सारे ऑप्शंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। बट HTML5 जो चीजें आपको दे रहा है, जितने भी उनके फैसिलिटीज हैं या एडवांसमेंट्स आए हैं, वो सारे के सारे सभी बड़े ब्राउजर वेंडर्स के थ्रू सपोर्टिव मोड में होते हैं। अब क्या है कि HTML5 को जब डिजाइन किया गया तो इसको डिजाइन करने के लिए मतलब पहले जितने भी वेब डेवलपर्स हैं उन्होंने इसमें जो है कुछ नई टेक्नोलॉजीज का एडवांसमेंट किया।
HTML5 में कुछ नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया गया, हम कह सकते हैं, जो कि HTML4 में नहीं थी। और साथ ही साथ उन सारी की सारी जो टेक्नोलॉजीज थी उनको कुछ अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया। वो सारी कैटेगरीज क्या है? एक सिमेंटिक्स है, कनेक्टिविटी है, ऑफलाइन एंड स्टोरेज है, 2D 3D ग्राफिक्स है, मल्टीमीडिया है, परफॉर्मेंस एंड इंटीग्रेशन है, डिवाइस एक्सेस है और स्टाइलिंग है। ये सारी वो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर HTML5 ने कुछ एडवांसमेंट किए हैं, यानी मेन फोकस उनका इन चीजों पे रहा है। और इन सभी एडवांसमेंट की अलग अलग कैटेगरीज बनाई है, और हर कैटेगरी में जो चीजें हैं वो अपना डिफरेंट ही टास्क परफॉर्म करते हैं, उनके डिफरेंट अपने फंक्शंस हैं। जैसे पहले बात करते हैं सिमेंटिक्स की। सिमेंटिक्स अलाउ यू टू डिस्क्राइब मोर प्रिसाइजली व्हाट योर कंटेंट इज। एक्चुअली जब कोई भी वेब डिजाइनर होता है तो वो कंटेंट के डिस्क्रिप्शन को देना चाहे तो वो डिस्क्रिप्शन दे सकता है। अगर आप HTML5 के थ्रू ये डिस्क्रिप्शन देते हैं तो उस सेक्शन को सिमेंटिक सेक्शन कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि आप ज्यादा ब्रीफ और प्रिसाइज मैनर में, ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से अपना डिस्क्रिप्शन कंटेंट के बारे में यहाँ दे सकते हैं। कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि इट अलाउज यू टू कम्युनिकेट विद द सर्वर इन न्यू एंड इनोवेटिव वेज। देखिए, बैकएंड का जब भी आप काम करेंगे तो आपको वेब सर्वर के साथ कनेक्टिविटी देनी ही होगी, क्योंकि जो डेटा आप एक्सेप्ट कर रहे हो वेब पेज पर यूजर से, अगर उस डेटा को आप स्टोर करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको उसके लिए कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी सर्वर के साथ, ताकि आपका कंटेंट परमानेंटली आपके डिस्क पे स्टोर हो जाए जाकर के, और साथ ही साथ उस डेटा का रिट्रीवल भी किया जा सके। तो ये काम करने के लिए आपको वेब सर्वर के साथ कनेक्टिविटी देनी होगी, जिसके के लिए पहले भी HTML के पिछले वर्जन्स भी सपोर्ट करते थे, और हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके कनेक्टिविटी करते हैं। लेकिन HTML5 में इसी काम को करने के लिए कुछ नए और बहुत बेहतर तरीके आए हैं, इनोवेटिव आए हैं, जिनसे कि काम को आसानी से किया जा सकता है, और इसको करने के लिए आपको कोई खास लंबे चौड़े कोड्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीज आप HTML5 में कर पाते हैं। ऑफलाइन एंड स्टोरेज का मतलब है अलाउइंग वेब पेजेस टू स्टोर डेटा ऑन द क्लाइंट साइड लोकली एंड ऑपरेट ऑफलाइन मोर एफिशिएंटली। कुछ पेजेस में कई बार ऐसा होता है कि आप जब कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप ऑफलाइन रह के वो काम करना चाहते हैं। तो अगर कोई ऐसा वेब पेज है जहां पर डेटा को लोकल क्लाइंट साइड पर ही स्टोर करना है और डेटा को ज्यादा एफिशिएंट मैनर में उसके साथ उसको हैंडल करना है, ऑपरेट करना है, तो ये काम करने के लिए HTML5 जो है एक अच्छा ऑप्शन है, और ये काम वहां पर ज्यादा एफिशिएंसी के साथ किया जा सकता है। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मतलब ही है अनेक प्रकार का, बहुत सारे तरह का मीडिया। देखिए क्या है कि वेब पेजेस पर आप तरीके के मीडिया यूज करते हैं, आप ग्राफिक्स यूज करते हैं, आप इमेजेस यूज करते हैं, आप चार्ट्स यूज करते हैं, आप और भी बहुत सारा टेक्सचुअल कंटेंट यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसी के साथ आप और भी कई तरीके के मीडियाज को यूज करते हैं, जैसे कि आप खास तौर से यूज करते हैं ऑडियोज और वीडियोज। तो अगर आप HTML5 का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर वीडियो और ऑडियो को भी ओपन वेब पर बिल्कुल एक बहुत ही आसान तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कुछ खास कोडिंग नहीं करनी, और साथ ही साथ इसके लिए आपको किसी भी और चीज का सपोर्ट लेने की कोई नीड, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 2D 3D ग्राफिक्स एंड इफेक्ट्स। आप कोई भी प्रेजेंटेशन ऑप्शन, मतलब अगर आप कोई अपना पेज बना रहे हैं और उसमें चीजों को बेहतर तरीके से दिखाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ग्राफिक्स तो आप यूज कर ही रहे हैं। कोई इमेज आपने यूज की, लेकिन उस इमेज के लिए ऐसे ऐसे इफेक्ट्स आपके लिए अवेलेबल हैं जिसकी मदद से वही इमेज ज्यादा इफेक्टिव लगती है। जैसे आप नॉर्मली भी देखते हैं कि अगर आप कोई पिक्चर अपनी भी, मान लीजिए कोई पिक्चर आपने क्लिक की और आप चाहते हैं कि वो और बेहतर इफेक्ट्स के साथ दिखाई दे, तो उसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे फिल्टर्स अप्लाई कर लेते हैं, और फिल्टर्स अप्लाई करने के बाद वो देखते हैं कि वो पिक्चर जो थोड़ा नॉर्मल दिख रही थी बिना फिल्टर्स के साथ में वो पिक्चर ज्यादा इंप्रेसिव, गुड लुकिंग, अपीलिंग लगने लगी है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर भी आपके पास अवेलेबल है कि आप कोई भी ग्राफिक्स 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल कोई इमेज अगर आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। डायमेंशंस के बेसिस पर अगर इमेज आप देखेंगे तो आपको उसको देखने में मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि ये प्रॉपर डायमेंशन वाइज इमेज दिखाई नहीं दे रही है। तो 2D 3D ग्राफिक्स को आप यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ उन्हें इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप फिल्टर इफेक्ट्स देते हैं, वैसे ही यहाँ पर आप अपने ग्राफिक्स को भी इफेक्ट्स दे सकते हैं। परफॉर्मेंस एंड इंटीग्रेशन। परफॉर्मेंस एंड इंटीग्रेशन का मतलब है कि ग्रेटर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है और कंप्यूटर के हार्डवेयर का बेटर यूज करता है। वैसे तो देखिए HTML का कोई भी वर्जन आप यूज करें, आपको इनफैक्ट कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज की डेट में हम यूज करते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, हमारा मेन फोकस होता है कि हम अपनी कोडिंग क्या कर रहे हैं। एक जमाना था, एक टाइम था कि जब हम इनके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों पर
इक्विलेटरली मतलब हम जो है इक्वली उधर भी बॉदर कर रहे होते थे, सोच रहे होते थे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी दो जगह बढ़ जाती थी। हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी के बारे में कंसर्न भी रहते थे। लेकिन आज जब आप HTML5 का यूज करते हैं तो आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर का बेस्ट यूज करने का ऑप्शन मिलता है और अच्छी स्पीड के ऑप्टिमाइजेशन को भी आप यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। डिवाइस एक्सेस यानी आप इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को भी प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, यानी डिवाइस हैंडलिंग भी आप कर सकते हैं। स्टाइलिंग, लेटिंग ऑथर्स राइट मोर सोफिस्टिकेटेड थीम्स। वैसे तो आप HTML5 का कोई भी वर्जन उठाएं तो आपके पास स्टाइलिंग का ऑप्शन है और फॉर्मेटिंग आप मतलब कंटेंट की कर सकते हैं, तो जो भी आप लिखते हैं उसका अच्छे से अच्छा स्टाइल दिखा सकते हैं। स्टाइल हम दिखाते हैं इसीलिए है कि ताकि हमारी चीजें जो है वो बहुत अच्छी, गुड लुकिंग हो, अपीलिंग हो, इम्प्रेसिव हो। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा बनाना चाहते हैं कि आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, सपोज उसका एक पेज आप डिजाइन कर रहे थे और आपने उस पेज की डिजाइनिंग के लिए कुछ ऑप्शंस पहले से ही डाल दिए कि भाई बैकग्राउंड का कलर यही हो, जितनी भी हेडिंग्स हो, सपोज हमने कुछ H1 हेडिंग यूज की है तो हम चाहते हैं H1 हेडिंग जितनी भी आए वो इसी कलर से, इसी फॉन्ट से, इसी स्टाइल से आए। जितने भी पैराग्राफ्स जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो सारे एक पर्टिकुलर कलर स्कीम में आए। ऐसे हर चीज के लिए आपने अलग अलग स्कीम्स बना दी जिन्हें हम थीम कहते हैं। तो अगर आप चाहें तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थीम आप अपने एक पेज के लिए भी लिख सकते हैं और चाहें तो उसी एक थीम को बाकी के सभी पेजेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो हम आपको बताएंगे कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। अब हम HTML5 का आखिर यूज क्यों करते हैं, उसके पीछे कुछ तो रीजंस हैं। तो पहला रीजन ही है कि इट इज द फ्यूचर ऑफ कोडिंग, कोडिंग इन टर्म्स ऑफ वेब डिजाइनिंग, क्योंकि आपको पता है कि HTML का और कोई काम नहीं है, ये वेब डिजाइनिंग में ही आपको हेल्प करता है। उसका आपके जो HTML पेज है उसका जो कंटेंट है उसको क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है। तो आने वाला टाइम या प्रेजेंट टाइम अगर हम देखें तो ऑब्वियसली फिर पुराने वर्जन, पुराने एडिशन से हमारी चीजें हमें ज्यादा अच्छे से अच्छी ही दिखाई देती हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि जो आप यहाँ पर यूज करते हैं, जब भी कोई पुराना वर्जन आप यूज कर रहे होते हैं और नया वर्जन निकलता है तो ऐसा कभी नहीं होता है कि पुराना वर्जन के बाद जब नया वर्जन आया तो नए वर्जन ने सब कुछ हटा दिया, पुराने वर्जन का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। इनफैक्ट एक तरीके का रेनोवेशन होता है, और रेनोवेशन का मतलब ये है कि आप कुछ चीजें पुरानी हटा रहे हैं, कुछ चीजें नई ला रहे हैं और कुछ चीजें पुरानी भी चली आ रही हैं। तो HTML5 में भी, HTML के साथ भी यही है कि HTML4 या इससे पहले के जितना भी जो भी वर्जन चल रहे थे उनकी भी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, पर साथ ही साथ आपको कुछ चीजें HTML4 की नहीं मिलेंगी। तो प्रेजेंट टाइम या फ्यूचर की अगर हम बात करें तो वेब डिजाइनिंग का जो फ्यूचर है वो HTML5 से ही है, क्योंकि HTML5 ही आपको बेस्ट फैसिलिटीज दे रहा है। इट अपीयर्स द सेम अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स एंड ब्राउजर्स। का मतलब ये है कि कोई भी प्लेटफॉर्म यानी किसी भी तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें तब भी आपको आउटपुट देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पर कोई भी ब्राउजर खोले तो भी आपको कंटेंट को देखने में, विजिबिलिटी को लेके कोई इश्यू नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें HTML के पुराने वर्जन के साथ ये थी कि पता नहीं ये चीज ब्राउजर के उसमें दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी, या कौन सी चीज कौन सा ब्राउजर सपोर्ट करता है, यूजर को काम करने से पहले ये पता होना चाहिए। बट HTML5 के थ्रू आप कुछ भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में बॉदर करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लगभग सभी चीजें जो HTML5 में आप दिखाते हैं वो ऑलमोस्ट सारे ब्राउजर्स सपोर्ट करते हैं और सारे प्लेटफॉर्म पे वो उसी तरीके से चलती है। कोडिंग इज सिंप्लीफाइड। ऑब्वियसली HTML5 की कोडिंग करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। वो खास ऑप्शंस जो HTML5 ने इसने इंट्रोड्यूस किए, कुछ नई फैसिलिटीज जो HTML5 में इंट्रोड्यूस हुई हैं, वो सारी चीजों की कोडिंग HTML5 में इतनी आसान है कि अगर आप उसको पुराने वर्जन में देखें तो उसकी तुलना में आपको बहुत कुछ और आना चाहिए था। लेकिन HTML5 में अगर आप काम करें तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं, बहुत सिंपल और सरल तरीके से आप कोडिंग करके ये काम कर सकते हैं। इट इज मच फास्टर एंड अडेप्टिव टू द यूजर। क्योंकि ये बहुत सरल है, कोडिंग में भी कोई खास अंतर नहीं आया है, सभी प्लेटफॉर्म और सभी तरीके के ब्राउजर इसे सपोर्ट करते हैं, इसीलिए यूजर के लिए ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, अडेप्टिव है। यूजर इसको तुरंत इतनी जल्दी अडेप्ट हो जाता है, मतलब काम करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती चीजों को सीखने में, और बहुत जल्दी यूजर यूज्ड टू हो जाता है उन चीजों के, HTML5 के सारे ऑप्शंस के। तो कोई बहुत मुश्किल नहीं होती है और बहुत फास्टली एक्सेसिंग होती है। Do I need an HTML5 browser?
जब हम HTML5 का वर्जन यूज करते हैं तो ऑब्वियसली हमें पता होता है कि अब हम HTML की कुछ एडवांस ऑप्शंस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो दिमाग में एक सवाल ये उठता है कि क्या कोई अलग ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी? HTML5 के प्रोग्राम तो अब जो नॉर्मल हम ब्राउजर यूज कर रहे हैं या जो एडिटर हम यूज कर रहे हैं, पता नहीं उससे हम एग्जीक्यूट करा पाएंगे या नहीं। लेकिन एक्चुअली इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम HTML5 को यूज करेंगे तो कम से कम एक ब्राउजर तो हमें हमारे कंप्यूटर में मिल ही रहा होगा। प्रेजेंट टाइम में अगर हम विंडोज यूज कर रहे हैं, विंडोज हमारा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको एज आप यूज कर रहे होंगे या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे होंगे, या आपके कंप्यूटर का डिफॉल्ट ब्राउजर जो होगा वो क्रोम होगा, या आपके कंप्यूटर का में अगर लाइनक्स पड़ा है तो डिफॉल्ट ब्राउजर फायरफॉक्स होगा। अगर आप एप्पल का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो डिफॉल्ट जो ब्राउजर है वो सफारी होगा। और इस तरीके के और भी बहुत सारे ब्राउजर्स होते हैं। तो इनमें से कोई एक ब्राउजर तो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी पड़ा ही है, तो अलग से HTML5 के ऑप्शंस को यूज करके देखने के लिए आपको कोई सेपरेट ब्राउजर की जरूरत नहीं है। जितने भी बड़े नाम हैं ब्राउजर्स के जो मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, उनमें से कोई भी ब्राउजर आप यूज कर सकते हैं। फिर चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, एज हो, फायरफॉक्स हो, क्रोम हो, सफारी हो, मोबाइल सफारी हो, ओपेरा हो, या एंड्रॉइड के ही ब्राउजर क्यों ना हो, ये सब आपके सपोर्ट करते हैं। बस थोड़ा सा फर्क ये कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सभी ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसा हो सकता है कि वही चीज को अगर हम HTML5 के उस ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम क्रोम पे देख रहे हैं तो शायद से वो ऑप्शन इनेबल्ड रहे और आपकी चीजें दिखाई दे, और हो सकता है ओपेरा में वही चीज देखें तो शायद वो चीज आपको वहां पर ना दिखाई दे, आपको एक्सेसिबिलिटी को लेकर के इशू हो। तो सब चीजें जरूरी नहीं है कि देखें, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो HTML5 की सारे के सारे ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते हैं। अदरवाइज ऑलमोस्ट सभी ब्राउजर्स यहाँ पर आपको सारी चीजों को HTML5 की सपोर्ट करते हैं। ब्राउजर को लेकर आपको कोई डाउट नहीं रखना है, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करें, माइक्रोसॉफ्ट 10 के, विंडोज के 10 के कोई भी बाद के वर्जन अगर आप यूज करते हैं तो आप उन्हें यूज कर सकते हैं। हेलो, ये क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी तो थोड़ा रिपीट कर दीजिए आप इसको, तो एक डेढ़ मिनट के पीछे आ जाइए। ठीक है। तो स्टाइलिंग के बारे में आपको बताया था कि आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के एक्सेस कर सकते हैं, और ऑथर्स को सोफिस्टिकेटेड थीम लिखने का भी इसमें ऑप्शन मिलता है। यानी आप ऐसी एक थीम और स्कीम बना सकते हैं जो पूरे पेज के लिए आप डिजाइन कर सकते हैं और बाद में फिर आप उसे मल्टीपल पेजेस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने बताया था कि HTML5 हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये कोडिंग का फ्यूचर है। आने वाला समय लेटेस्ट वर्जन को ही यूज करेगा, और उसके पीछे भी रीजंस है, क्योंकि कोई भी नया वर्जन जब आप यूज करते हो तो उस नए वर्जन को में एडवांसमेंट होता है, उसमें पुरानी वो सारी चीजों को डिस्कार्ड कर दिया जाता है जो इस्तेमाल में नहीं है या जिनका यूज कोई मतलब प्रेजेंट टाइम पे अब उनकी यूटिलिटी नहीं समझ में आ रही है, तो वो सब चीजें हटा दी गई हैं, कुछ नई चीजें ऐड कर दी गई हैं, और कुछ पुरानी चीजों को अपडेट कर दिया गया है। तो फ्यूचर में अब जो काम आप कर रहे हैं, अब वो जो भी चीजें होंगी वो HTML5 वर्जन से ही होंगी। सभी प्लेटफॉर्म और सभी ब्राउजर पे सिमिलर दिखाई देता है। यानी चाहे आप कंप्यूटर किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हो, कंपनी का मतलब कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, भले ही आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज कर रहे हो, चाहे आप लाइनक्स यूज कर रहे हो, चाहे आप उबंटू यूज कर रहे हो, चाहे आप एप्पल के कोई कंप्यूटर यूज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, सभी प्लेटफॉर्म पर HTML5 की थ्रू लिखी हुई कोडिंग एक जैसी ही अपीयर होती है, और ब्राउजर का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप क्रोम पे देखिए, चाहे एज पे देखिए, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे देखिए, चाहे और भी किसी आप सफारी पे देखिए, तो ब्राउजर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोडिंग बहुत सिंप्लीफाइड है, यानी HTML5 में जो काम आप करते हैं वही काम करने के लिए HTML5 के पुराने वर्जन पे अगर आप जाएं तो उसी काम को करने के लिए आपको ज्यादा लंबी कोडिंग और मेहनत करनी पड़ती है, और थोड़ा ट्रिकी और डिफिकल्ट भी है। लेकिन उसी चीज को जब आप HTML5 के ऑप्शंस के थ्रू करते हैं तो दैट इज फार इजी, और वो बहुत जल्दी आपका काम हो जाता है। तो इसलिए आपको इसे यूज करना है, आपको इसी को अपना मेन एडिटर के थ्रू इसी में काम करना है। मच फास्टर एंड अडेप्टिव टू द यूजर, क्योंकि कोडिंग करना बहुत इजी है, इसमें सभी प्लेटफॉर्म और ब्राउजर्स का सपोर्ट मिलता है, और सीखने में बहुत आसान है, इसीलिए यूजर फ्रेंडली होने की वजह से
यूजर इसमें काम करने की उसे आदत बहुत जल्दी पड़ जाती है। हालांकि तो वैसे आपने देखा है कि HTML के जो भी कमांड्स अभी तक आपने देखे, तो आपको उनमें से किसी भी कमांड में बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब भी कोई HTML5 का यूज करता है, मतलब पुराने वर्जन से नए वर्जन पे आता है, तो एक डाउट रहता है यूजर के, प्रोग्रामर के दिमाग में कि क्या HTML5 के ऑप्शंस को यूज करने के लिए हमें किसी अलग ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी, कोई नया ब्राउजर हम डाउनलोड कर लें, क्या करें, ये सारे ऑप्शंस किस ब्राउजर में चलेंगे। तो एक्चुअली इसका जवाब है कि आपको किसी नए ब्राउजर की जरूरत नहीं है। HTML5 का काम जो आप करेंगे उसके भी सारे ऑप्शंस को किसी भी पुराने ब्राउजर में आप देख सकते हैं, जैसे कि आप पिछली चीजें देख रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कंप्यूटर में कौन सा ब्राउजर है। इनफैक्ट एक ब्राउजर तो हमेशा ही आपको अपने कंप्यूटर में मिलता है, क्योंकि कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में पहले से पड़ा हुआ है और उसी का प्री डिफाइंड इनबिल्ट ब्राउजर आपको मिल रहा होगा, तो वो ब्राउजर भी आप यूज कर सकते हैं। यू हैव प्रोबेबली गॉट वन ऑलरेडी, आपके पास ऑलरेडी एक ब्राउजर है। जितने भी बड़े ब्राउजर के नाम मार्केट में चलते हैं, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो, फायरफॉक्स हो, क्रोम हो, सफारी हो, ओपेरा हो, मोबाइल सफारी या एंड्रॉइड के ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर है, सारे के सारे ब्राउजर जो हैं आप यूज कर सकते हैं। मतलब इनमें से कोई सा भी एक आप यूज कर सकते हैं और HTML5 के थ्रू जो बने हुए पेजेस हैं उनको उसी तरीके से देख पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बस ये है कि ये सारे ब्राउजर HTML5 को सपोर्ट तो करते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें HTML5 की जो कि शायद से एज ना सपोर्ट करे, या हो सकता है कुछ चीजें ओपेरा ना सपोर्ट करे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि 100% सपोर्ट मिल रहा है सभी ब्राउजर से, लेकिन ऑलमोस्ट सभी चीजों का सपोर्ट HTML5 की सारे ब्राउजर्स करते हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा जो सपोर्टिव मोड में रहता है वो है हमारा फायरफॉक्स। फायरफॉक्स, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि फायरफॉक्स जो है हमारा लाइनक्स बेस्ड एक डिफॉल्ट ब्राउजर है। अगर आपके कंप्यूटर में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो बाय डिफॉल्ट आप मोजिला फायरफॉक्स का यूज करते हैं, और HTML5 के सभी फीचर्स को, सबसे वाइड रेंज जो है वो फायरफॉक्स की, वही उसको सपोर्ट करता है। दूसरे नंबर पे क्रोम है और उसके बाद सफारी है। तो मगर बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, ऐसा नहीं कहेंगे कि फायरफॉक्स में सारी चीजें सपोर्ट हो रही है तो क्रोम में आधी से ज्यादा चीजें गायब है, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ चीजें हैं जो क्रोम या सफारी सपोर्ट नहीं करते हैं। But as we said, HTML5 is an evolving standard and the latest version of each browser more than cover the basics. HTML5 का ऐसा नहीं कह सकते कि ये कंप्लीटली अब इसका डेवलपमेंट हो चुका है, अब फ्यूचर में आपको जो भी मिलेगा कम से कम अब ये नहीं मिलने वाला, कुछ भी मिलेगा तो नया ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। HTML5 का इवोल्यूशन अभी भी चल रहा है, ये प्रोसेस में है, मतलब इस पर डेवलपमेंट, इस पर काम अभी भी चल रहा है। नो वंडर, हमने पहले भी आपको बताया है कि आने वाले टाइम में हो सकता है HTML5 का आपको कोई और वर्जन देखने मिल जाए। तो आप जो भी नया वर्जन देखेंगे उसमें कोशिश इस बात की जाएगी बराबर कि जो चीजें HTML5 की आप यूज कर रहे हैं वो मैक्सिमम ब्राउजर पे जो है आए, उसके सपोर्टिव मोड में रहे। तो और ये आपको वैसे भी पता चल जाएगा जैसे जैसे काम करते जाएंगे कि कौन सी चीजें कौन सा ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है या कर रहा है। क्या क्या किया जा सकता है? द मेन वर्च्यूज ऑफ HTML5 ओवर इट्स प्रीडिसेसर का मतलब जो इससे पहले चलता था, तो HTML5 से जस्ट पहले जो वर्जन चलता था वो था हमारा HTML4। HTML4 और HTML5 में जो मेजर डिफरेंस है, जो बहुत बड़ा अंतर है, वो ये कि यू कैन ऐड मल्टीमीडिया कंटेंट विदाउट यूजिंग फ्लैश और अनदर मीडिया प्लेयर। एक्चुअली क्या था कि HTML4 का इस्तेमाल करते हुए भी मल्टीमीडिया यानी अनेक प्रकार का मीडिया, जिसमें खास तौर से साउंड और वीडियो यानी ऑडियो वीडियो शामिल है, तो या मतलब प्रेजेंटेशन या ग्राफिक्स शामिल है। तो ऐसा नहीं था कि उनको हम HTML4 के माध्यम से अपने पेज पे नहीं ला सकते थे, पर उसके लिए फिर आपको थर्ड पार्टी प्लगइन की जरूरत पड़ती थी। थर्ड पार्टी प्लगइन का मतलब एक ऐसा अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए होता था जिसको आप HTML के साथ कंबाइन करते, कॉम्बिनेशन में यूज करते, और तब जाकर के कहीं आप उस मल्टीमीडिया कंटेंट को पेज पे ला सकते थे। जिसके दो नुकसान थे। पहला नुकसान तो ये था कि भाई HTML के साथ साथ एक और लैंग्वेज कम से कम सीखनी पड़ रही थी, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे। फ्लैश नाम का एक सॉफ्टवेयर था जिसमें आपको काम करना आना चाहिए था, तो खाली HTML ही काफी नहीं थी उस समय। अगर आप वेब डिजाइनिंग कहते तो सब आपसे पूछते थे फ्लैश पे काम कर लेते हो, आपको ये आता है, सिल्वर लाइट पे काम करना आता है, तो खाली HTML अपने आप में सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली मल्टीमीडिया अगर आपको यूज करना है तो कम से कम फ्लैश नाम के कम से कम एक सॉफ्टवेयर को आपको यूज करना आना चाहिए। तो एक आपका बॉदरेशन अलग से बन गया था कि आपको फ्लैश पे भी काम करना आना चाहिए, तो ये एक दिक्कत थी पुराने वर्जन्स में। लेकिन HTML5 को जब लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया,
तो यही सोच के इंट्रोड्यूस किया गया कि हम कुछ इस तरीके से पेज बनाने का तरीका अपनाएं, ऐसे वेब पेजेस बनाएं जिसमें कि हम किसी भी दूसरे मीडिया प्लेयर या किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर को यहाँ पर इंक्लूड ना करें, प्योर HTML का ही इस्तेमाल किया जाए और उसमें ही हम मल्टीमीडिया को यूज कर सकें। थैंक्स टू HTML5, यूजर्स कैन एक्सेस वेबसाइट्स विदाउट बीइंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जैसा आपको शुरू से बताया जा रहा है कि इंटरनेट की जरूरत नहीं है, अगर आप अपने वेब पेजेस को देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, आपको इंटरनेट कंप्यूटर में हो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो फीचर आपको मिला है ये भी HTML5 की वजह से ही मिला है कि आप इंटरनेट पे हो या ना हो, ब्राउजर आपको आपका पेज बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता है जैसे इंटरनेट पर दिखेगा। एडिंग टू दिस इज द ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी। ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी यानी कोई भी ऑनलाइन अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आप माउस के बटन को ड्रैग करते हैं, चाहे वो डेटा को सिलेक्ट करने के लिए हो या कोई भी और एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए है, तो ड्रैग का मतलब होता है माउस के बटन को प्रेस करके होल्ड किए हुए एक जगह से दूसरी जगह खींच के ले जाना, और ड्रॉप का मतलब है बटन को रिलीज कर देना, छोड़ देना। तो वेब पेजेस पर ये फंक्शनैलिटी आपकी ऑपरेट होती है, तो ये भी आपका HTML5 ने इंट्रोड्यूस किया। और साथ ही साथ ऑनलाइन एडिटिंग भी आप कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, जैसे कि खासतौर से गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल डॉक पे आप जाएं और ऑनलाइन आप एडिटिंग कर सकते हैं। आजकल क्लासरूम में, क्लासेस में ये सारी चीजें होती हैं, टीचर्स बहुत ज्यादा ये सब चीजें यूज कर रहे हैं, तो ये सब जो है HTML5 की वजह से हो पाया। इसके अलावा भी और बहुत कुछ था जो आप HTML5 से कर सकते थे, जैसे मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। आपको पहले ही बता दिया है कि जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो HTML5 और उससे पुराने वर्जन में वो ये कि आप मल्टीमीडिया का बहुत बेहतर और बहुत ही कम कोड में और बिना किसी एक्स्ट्रा नॉलेज के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको वीडियो और ऑडियो डालने में आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी, सिवाय आपको वीडियो और ऑडियो टैग्स लिखने आते हैं। क्योंकि HTML है यानी कि एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, तो हर चीज के लिए मार्कअप्स बने हुए हैं जो टैग के फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ऑडियो वीडियो टैग आप यूज करेंगे और मल्टीमीडिया एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं, उनको इंसर्ट कर सकते हैं फ्लैश या किसी भी और थर्ड पार्टी प्लगइन की नॉलेज हुए बिना। All the action happens from the browser itself, which can help reduce the size of the final version file. यानी जो भी एक्टिविटी उन ऑडियोज और वीडियोस में परफॉर्म होगी उसकी पूरी कंट्रोलिंग भी जो है ब्राउजर को दे दी गई है। यानी जब आप कोई भी ऑडियो या वीडियो डालते हैं, साउंड फाइल डालते हैं या ऑडियो डालते हैं, तो उसको ब्राउजर विंडो से ही चलाना, रोकना, कब चले कब रुके, या ब्राउजर विंडो पे आए तो अपने आप ही चल जाए, या कहाँ क्लिक करें तो प्ले हो जाए, कहाँ क्लिक करें तो पॉज हो जाए, ये सारे कंट्रोलिंग भी ब्राउजर विंडो को ही दे दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन इंक्लूड प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन वीडियोस, वीडियो रिव्यूज, पॉडकास्ट्स, म्यूजिक सैंपल्स एक्सेट्रा। द एडिशन ऑफ दीज टू टैग्स एक्सपैंड द यूजेज ऑफ HTML5। तो ये जो आप आज की डेट में प्रेजेंटेशन वीडियो वेब पेजेस पर देख रहे हैं या वीडियो रिव्यू देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, म्यूजिक सैंपल्स देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब आपके यही सब ग्राफिक्स है, 3D और आपके जो है ये ऑडियो वीडियो के ही फॉर्म है। तो ये सब को जब आप यूज कर पा रहे हैं तो इसी से आपका पेज जो है ज्यादा एडवांस बन रहा है। और केवल इन 2 टैग्स का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, और अगर आपको इन 2 टैग्स का इस्तेमाल करना आता है तो आप HTML5 के यूज को एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से उसको एक्सपेंशन दे सकते हैं। Also, you can upload your videos to third-party sites like YouTube or any other website and embed them in your new website. मतलब आप कोई ऐसा वेब पेज भी बना सकते हैं कि जिसमें पेज पे आपने अपना बनाया हुआ वीडियो का लिंक डाला और वो लिंक कनेक्टेड है, वो किस पे पड़ा हुआ है? YouTube पे पड़ा है। तो जैसे आप देखते नहीं है कि कोई लिंक है कि नीचे हमारा डेमो है, डेमो क्लास का वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। अब डेमो क्लास का वीडियो देखने के लिए यूजर ने जैसे क्लिक किया तो YouTube पे हमारा वीडियो एक खुल गया। तो क्या है कि हमारे पेज पर हमने कनेक्शन डाला हुआ YouTube के हमारे ही एक क्लास के लिंक का, और बस क्या है वो लिंक पे क्लिक करते ही YouTube पे हमारी वीडियो चल जाती है। तो ये जो है इसका मतलब यही है कि किसी भी थर्ड पार्टी साइट का कनेक्शन हम अपलोड कर सकते हैं वीडियो अपना, और अपनी वेबसाइट पर उसको कनेक्ट कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं। This is one of the most preferable options because despite placing multimedia elements, the final size of your file is not affected. वैसे तो एक पेज पर आप जितना कंटेंट डालते हैं जाहिर सी बात है फाइल का साइज उसी के हिसाब से इंक्रीज होता रहता है, लेकिन अगर आपने मान लीजिए 10 वीडियो का कंटेंट भी डाला
तो आप क्या डाल रहे हैं, आप सिर्फ एक तरीके का कनेक्शन डाल रहे हैं, लिंक डाल रहे हैं, ना कि वो वीडियो फाइल आप वहां डाल रहे हैं, जिसकी वजह से फाइल के साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कितने भी वीडियोस का लिंक डालने से हमारी फाइल साइज वही रहेगा जो कि वीडियोस के लिंक डालने से पहले था। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है HTML5 को यूज करने का कि आप मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं और बहुत ही इजी गोइंग वे में आप यूज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम उसको यूज करने में नहीं होगी। अब आती है बात जियो लोकेशन। जियो लोकेशन का मतलब ये है ज्योग्राफिक लोकेशन, यानी आप इस समय पर कहाँ हैं इसकी ट्रैकिंग करना। तो आप सभी को पता है कि आपके मोबाइल में जितने भी स्मार्टफोन्स आज की डेट में आप यूज करते हैं, या आप अगर कोई वेबसाइट खोल रहे हैं अपने कंप्यूटर से, तो भी आपकी लोकेशन को ट्रैक और ट्रेस किया जा सकता है। ये करने के लिए जियो लोकेशन का ऑप्शन है, तो HTML5 जियो लोकेशन को सपोर्ट करता है। और जियो लोकेशन से होता क्या है, it allows the site to detect the location of each user who enters the website. वेबसाइट बनाने वाले को साइट पर विजिट करने वाले हर यूजर की लोकेशन को डिटेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है जियो लोकेशन से। दिस कैन हैव वेरियस यूजर्स, ये बहुत सारे कामों के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि सबसे पहले टू ऑफर लैंग्वेज ऑप्शंस डिपेंडिंग ऑन द यूजर्स लोकेशन, इंप्रूविंग द यूजर एक्सपीरियंस। यूजर के एक्सपीरियंस को इम्प्रोवाइजेशन देने के लिए, इम्प्रोवाइज करने के लिए भी इसका एडवांटेज लेते हैं। आपको शुरू में ही बताया था कि जब कोई वेबसाइट डिजाइनिंग होती है तो उसमें यूएक्स यानी यूजर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, मैटर करता है। यूएक्स यानी यूजर एक्सपीरियंस का मतलब ही है कि जब भी कोई साइट को आपकी विजिट करे तो विजिटर को उसका एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस अगर अच्छा है तो ही पर्सन वुड लाइक टू विजिट योर साइट अगेन एंड अगेन। तो उसके इस एक्सपीरियंस को इजी करने के लिए ही एक ऑप्शन उसे दे दिया गया कि अगर वो जियो लोकेशन का ऑप्शन साइट पे है तो भले ही वो कोई ऐसे साइट खोले जिस साइट की लैंग्वेज के बारे में बहुत वेलवर्स नहीं, उसको नहीं पता उसके बारे में। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई साइट बनाई और वो साइट आपने हिंदी में बना दी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपकी बनाई हुई वेबसाइट दुनिया का कोई वही देश या वही व्यक्ति खोल सकता है जो हिंदी पढ़ेगा, तो कोई भी खोल सकता है। अब किसी ऐसे XYZ पर्सन ने आपकी वेबसाइट को खोला जिसे हिंदी की नॉलेज नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि आपकी वेबसाइट को देखे, समझे और पढ़े, तो उसके लिए यदि जियो लोकेशन का ऑप्शन आपने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है तो उसे इस बात का सुविधा मिलेगी, उससे पूछा जाएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में ये साइट देखना चाहते हैं, और ऑप्शन मिलने पर वो लैंग्वेज जैसे सिलेक्ट करेगा उस लैंग्वेज में ही उसको साइट दिखेगी, बिल्कुल वैसे जैसे आपने गूगल पे देखा है कि हिंदी का ऑप्शन आपको मिल जाता है। गूगल खोलते हैं तो हिंदी का ऑप्शन आपको मिलता है और हिंदी पे क्लिक करते ही आप देखते हैं सारे ऑप्शन हिंदी में हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत सरल है जो लोग शायद से इंग्लिश नहीं जानते हैं या इंग्लिश में बहुत वेल वर्स नहीं है, तो उनके लिए चीज बहुत इजी हो जाती है। तो ये काम तभी होता है जब जियो लोकेशन का ऑप्शन हमने अपने पेज पर यूज किया है। लेकिन ये भी बहुत ऑब्वियस है कि ये जियो लोकेशन का ऑप्शन बिना पूछे कुछ नहीं करेगा, यानी आपके कंप्यूटर या मोबाइल को अगर एक्सेस करना है, लोकेशन को ट्रैक करना है, इसकी परमिशन जब तक उसे नहीं दी जाएगी तब तक वो ये काम नहीं कर सकता। इसीलिए जब जब ऐसा होता है तो इसकी कंफर्मेशन मांगी जाती है। किसी भी चीज का कंफर्मेशन यूजर से तभी मांगा जाता है जब यूजर की प्राइवेसी को लीक या हैक किया जा रहा हो या इंटरवीनिंग की जा रही हो। तो क्योंकि कोई भी यूजर नहीं चाहेगा कि बिना उससे पूछे, पूछताछ के, बिना उससे कंफर्मेशन या परमिशन लिए उसकी प्राइवेसी को कोई इंटरफेयर करे, तो इसीलिए जब तक जियो लोकेशन के ऑप्शन को आप इनेबल नहीं करेंगे, आप अलाउ नहीं करेंगे, तब तक वो आपके लोकेशन को ट्रैक नहीं कर सकता। It is a feature that requires user approval as it can compromise their privacy. तो यूजर का अप्रूवल सबसे पहले मांगा जाता है, क्योंकि अगर अप्रूवल दिए बिना ही ये काम हो जाए तो यूजर की प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइजन है और एक गलत एक्शन है जो कि नहीं होना चाहिए। दिस इज वाई दिस ऑप्शन कैन नॉट बी एक्टिवेटेड इफ द यूजर डज नॉट अप्रूव इट। तो यूजर के अप्रूवल के बाद ही ऑप्शन एक्टिवेट किया जा सकता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जियो लोकेशन बाय डिफॉल्ट ही लोकेशन को ट्रैक करने में, ट्रेस करने में हेल्प करता है, तो ऐसा नहीं है, यूजर के अप्रूवल के बाद ही ये चीज की जा सकती है। One of the main features of developing HTML5 applications is that the final result is completely accessible. That is, you can access this application from a computer, tablet और मोबाइल फोन। आज प्रेजेंट टाइम में हम जितनी भी वेबसाइट्स बना रहे हैं तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखते हुए बना रहे हैं कि चाहे हमारी डिवाइस कोई भी हो,
किसी भी साइज की स्क्रीन से हम साइट को देखें या पेज को देखें, हमें कंटेंट को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जितनी भी हमारी HTML5 एप्लीकेशंस बन रही हैं, वो जितनी भी वेब एप्लीकेशंस बन रही हैं, उसमें जितना भी रिजल्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीटली एक्सेसिबल है। ये नहीं कि छोटी स्क्रीन पे देखेंगे तो कुछ कंटेंट्स विजिबल होंगे, कुछ कंटेंट्स विजिबल नहीं होंगे, और बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा वहां पर ऑप्शंस आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप वही सेम स्क्रीन पर साइज की स्क्रीन अगर आप यूज करते हैं और डिफरेंट आप सेम वेबसाइट को यूज कर रहे हैं डिफरेंट साइज की स्क्रीन पर देखने पे, तो आपको कोई डिफरेंस यहाँ पर इस चीज को लेकर के नहीं दिखाई देगा कि वहां पे कम ऑप्शन दिख रहे थे, यहाँ ज्यादा ऑप्शन दिख रहे हैं। Even if you change devices, you can still access the web application via the respective URL, which is not the case with the mobile application. मोबाइल एप्लीकेशन के अलावा, मतलब मोबाइल ऐप के अलावा बाकी आप कोई भी डिवाइस चेंज करें तो चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको वेब एप्लीकेशन को एक्सेस मिल सकता है उसके URL के थ्रू, और अदरवाइज अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन कर रहे हैं तो ये चीज आपको नहीं मिलेगी। मोस्ट वेब एप्लीकेशंस रन फ्रॉम द क्लाउड। आज जितनी भी वेब एप्लीकेशंस चलती हैं आपके मोबाइल में या कंप्यूटर पे, वो सब की सब क्लाउड से चल रही है। क्लाउड का सीधा साधा मतलब देखा जाए तो क्लाउड का मतलब होता है बादल। बादल की तरह से ये भी वर्चुअल होते हैं, बस सामने दिखाई नहीं देते। बादल आसमान में आपको दिखते रहते हैं, उनमें पानी भरा रहता है। जब पानी ओवरफ्लो होता है तो पानी बहना शुरू हो जाता है। जिस एरिया में पानी बह रहा है वहां बारिश हो जाती है, वहां वो हिस्सा गीला हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके के बादल हैं जो आसमान में उड़ रहे हैं, एक तरह से समझ लीजिए, बट ना तो वो हमें दिखाई दे रहे हैं और ना ही उनमें पानी भरा है। इनफैक्ट उनमें क्या है, उनमें है डेटा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वेब एप्लीकेशंस के रूप में क्लाउड पे चल रही हैं। क्लाउड पे चल रही है मतलब वो इधर से उधर आपको करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए कोई डिवाइस या किसी पर्टिकुलर चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमेशा 24/7 क्लाउड पर अवेलेबल है। तो कोई अगर आपने अपनी फाइल बनाई और वेब पेज बनाया और आप उसको देखना चाहते हैं, मान लीजिए घर पे जाके, जो कि ऑफिस के कंप्यूटर पे आपने बनाया था, तो ऑफिस का कंप्यूटर तो आप घर नहीं ले गए, लेकिन क्योंकि आपने अपने कंटेंट को क्लाउड पे अगर सेव किया है तो आप कहीं पर भी बैठ करके कहीं की भी जानकारी ले सकते हैं, वो जानकारी जो आपने उसमें अपनी स्टोर की हुई है। Common example is mail clients like Gmail, which also have a mobile application. Gmail हो या Yahoo Mail हो, कोई भी जो सबसे ज्यादा यूज होती है, सबकी अपनी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन होती है। आप उस पर क्लिक करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ आपने एक मेल भेजी ऑफिस में किसी को, और अब आप नई मेल भेजना चाहते हैं, लेकिन अब आप घर पहुंच चुके हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि जो मेल भेजी थी उसमें क्या लिखा था, वो खोल के देखना है। तो वहीं से आप अपनी एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे और आपको इनबॉक्स में जाके आप देख सकते हैं, या सेंट बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं कि आपने क्या क्या चीजें वहां पे की हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेल हमने ऑफिस से भेजी तो घर में कैसे देखें, या घर से भेजी तो ऑफिस में कैसे देखें। तो क्लाउड पे होने की वजह से उनकी एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है। क्लाउड पे काम करने का फायदा ये होता है कि जैसे आपने कोई डाटा बनाया और डाटा कोई फाइल बनाई और फाइल बना के आप घर चले गए, लेकिन घर जाके अगर आप घंटे 2 घंटे बाद फ्री हुए और आपका मन हुआ कि वो फाइल पे हम काम कर लें, तो क्योंकि आपने कंटेंट को क्लाउड पे सेव किया हुआ है तो आप उसे अपने कंप्यूटर से एक्सेस करके देख सकते हैं, क्योंकि वो क्लाउड पर अवेलेबल है। बिल्कुल वैसे जैसे पानी भरा हुआ पानी लेके बादल चलते रहते हैं, ऐसे ये डेटा को लेकर के चलते रहते हुए क्लाउड से। अब HTML5 और उसके पुराने वर्जन में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि HTML5 SVG को सपोर्ट करता है। आप लोग प्लीज अपनी कॉपी में ये फुल फॉर्म नोट कर लें, SVG, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। आप लोग नोट करें, एक सेकंड पानी पी के आते हैं। ये फुल फॉर्म आपकी एग्जाम में आ सकती है कि एसवीजी की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एसवीजी की फुल फॉर्म होती है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। HTML5 स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स को, कैनवस को
या और भी बहुत सारे ऐसे वर्चुअल वेक्टर ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है जो कि HTML5 से पहले आपका कोई भी वर्जन नहीं सपोर्ट करता था। इनफैक्ट वो करता भी था तो उसके लिए उसे ज्वाइन करना पड़ता था, दूसरी टेक्नोलॉजीज के साथ में मिल करके काम करना होता था। जैसे कि वेक्टर ग्राफिक्स पे काम करने के लिए VML यानी वेक्टर मार्कअप लैंग्वेज या फ्लैश या सिल्वरलाइट जैसे कोडिंग लैंग्वेजेस की यूज करनी पड़ती थी। तो उस समय पर क्या होता था कि जैसे नॉर्मल काम करना है तो HTML से करो, अगर आपको कोई मल्टीमीडिया पे काम करना है तो फ्लैश या सिल्वरलाइट या VML जैसे सॉफ्टवेयर को इसमें यूज करो। तो आपको फ्लैश में काम करना आना चाहिए या VML की कोडिंग पता होनी चाहिए या सिल्वरलाइट की कोडिंग पता होनी चाहिए, तब जाकर के कहीं आप पेज बना सकते थे जिसमें आप SVGs भी हो सकते थे, आपके ऑडियो वीडियो भी हो सकते थे और आप बेसिक अपनी प्रोग्रामिंग भी करते। तो इतना मुश्किल होता था पहले काम करना, लेकिन HTML5 ने इंट्रोड्यूस किया एक ऐसा ऑप्शन कि आप यहाँ पर अब सब चीजों को इजीली कर सकते हैं। आप सारे ग्राफिक्स, कैनवस, ये सब इजी गोइंग वे में सपोर्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी दूसरी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल तौर पे लिखे हुए कोड्स को पढ़ के ही लिख करके ही आप ये काम कर सकते हैं। Web SQL databases are used in HTML5 for storing data temporarily. Meanwhile, in the previous version of HTML, only browser cache could be utilized for this purpose. HTML5 से पहले जब कभी भी डाटाबेस, SQL डाटाबेस को स्टोर करना होता था, उसके डेटाबेस की डाटा को स्टोर करना होता था, तो उसके लिए ब्राउजर की कैश मेमोरी ही यूज की जाती थी, उससे ही ये काम हो सकता था। वो डेटा को टेम्परेरीली होल्ड करता था, कैश का काम ही है कि वो डेटा को जो है कैश मेमोरी टेम्परेरीली डेटा को होल्ड करती है, पर इस काम को करने के लिए ब्राउजर के कैश मेमोरी को यूज करते थे। बट आज अगर आप ये काम करते हैं तो इसके लिए जो है SQL डाटाबेस या वेब SQL डाटाबेसेस का यूज करते हैं। वो आपके डाटा को टेम्परेरीली होल्ड भी करता है और रिट्रीवल के टाइम पर डेटा को वहां से फेच करके सप्लाई भी करता है। With HTML5, JavaScript can run within a web browser, while the older HTML only allows JavaScript to run in the browser interface thread. यानी जब आप पहले जावास्क्रिप्ट का यूज करते थे HTML के पुराने वर्जन पर, तो उस समय पर आपको जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए ब्राउजर इंटरफेस थ्रेड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, और HTML तभी जावास्क्रिप्ट को चलाता था जब आप ब्राउजर इंटरफेस थ्रेड के थ्रू काम करते थे। लेकिन आज आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको इसके बारे में ना सोचना है ना इसके बारे में कोई काम करना है, क्योंकि आज आप जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ कोड अपने HTML पेज के साथ ही लिखते हैं और सेम ब्राउजर में आप उसे एग्जीक्यूट भी करा लेते हैं। HTML5 is not based on SGML. That means that the language has improved parsing rules which provide enhanced compatibility. पहले SGML के ऊपर बेस्ड होता था HTML, तो जिसकी वजह से पार्सिंग रूल्स का पूरा प्रोटोकॉल और उसका रेगुलेशन और उसके अपने रेस्ट्रिक्शंस के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए था। पार्सिंग रूल्स का मतलब है कि जब आप कोई वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ योर वेब पेज, तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज को पार्स कराते हैं, एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं पार्स कराने। तो वो काम कराने के लिए पहले आपको इसके लिए HTML पे बेस्ड होने की वजह से आप ये काम कर पाते थे HTML में, लेकिन अब HTML5 का SGML से कोई लेना देना नहीं है, वो कनेक्शन भी खत्म हो गया। ये अपने आप ही इतना इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल है कि इसमें आप पार्सिंग के सारे रूल्स पहले से डिफाइन कर दिए और वो उसने कंपैटिबिलिटी को इंक्रीज कर दिया है, इनहैंस कर दिया है। You can use inline MathML and SVG in text with HTML5, whereas HTML restricts it. HTML5 में MathML और SVG का यूज यानी कि स्केलेबल वेक्टर का ग्राफिक का यूज बहुत कॉमन हो गया है टेक्स्ट के साथ, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन HTML यानी पुराना वर्जन जो HTML का था वो इस पर रेस्ट्रिक्शन अप्लाई की हुई थी और उसके साथ में वो कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती थी, लेकिन HTML5 ने इनके MathML और SVG जैसे ऑप्शंस के साथ भी कंपैटिबिलिटी बना ली। Some elements are removed in HTML5. जैसा हमने थोड़ी देर पहले कहा कि कोई भी जब नया वर्जन आता है तो हम लोग यूजुअली ये सोचते हैं कि नया वर्जन का मतलब पुराना खत्म और नया आ गया। नो डाउट पुराना खत्म हुआ है तभी नया आया है, लेकिन खत्म होने का मतलब ये नहीं कि पुराना जो कुछ भी था वो सब वैनिश हो गया। पुराने में ही कुछ कमियां लगती हैं तो उनको दूर किया जाता है, कुछ नई चीजें लानी होती हैं तो उन्हें नई चीजें डाली जाती हैं, और कुछ पुरानी चीजें जो खराब लग रही है लेकिन रिपेयर की जा सकती है, सही की जा सकती है, उनमें सुधार भी किया जाता है। तब जाकर के कहते हैं कि एक नया वर्जन आ गया। तो HTML5 में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो पुराने सॉफ्टवेयर में मतलब पुराने वर्जन में थे नहीं थे, जो HTML5 में मिले, पर कुछ ऐसे भी हैं जो कि पुराने वर्जन में थे पर अब आपको नहीं चाहिए,
तो वो भी आप HTML5 से हटा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो HTML5 में नहीं यूज किए जाते, जिनका कि HTML4 में बहुत ज्यादा और लंबे लेवल पे, लंबे स्केल पर यूज किया जाता था, पर आज उन चीजों को नहीं यूज किया जाता है। उसमें से बहुत सारी चीजें HTML5 से हटा दी गई हैं, जैसे is index, no frames, acronym, applet, base font, dir, font, frame, frame set, big, center, stripe, tt, ये सारे के सारे टैग्स के ही नाम हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। और इनमें से कुछ के नाम आपने सुने हैं, जैसे आपने फॉन्ट टैग का नाम सुना है, आपने बिग टैग का नाम सुना है, आपने सेंटर टैग का नाम सुना है। आने वाले टाइम में हम फ्रेम सेट और फ्रेम्स भी पढ़ेंगे। और हम टीटी एक ऐसा टैग होता था जिसमें कंटेंट को लिख करके डाल दिया जाता था, तो वो बड़े स्पेशल टाइप के फॉर्मेट में आ जाता था। स्ट्राइक इफेक्ट जो है वो डेल वाला ही है, जो बीच से स्ट्राइक थ्रू करते हैं, वही स्ट्राइक इफेक्ट भी करता था। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे पहले बहुत सारी चीजें मिल रही थी, तो HTML5 से उन्हें हटा दिया गया, हर चीज के लिए एक ही टैग रखा गया, और साथ ही साथ जितने भी नई चीजें थी सारी की सारी, मतलब HTML5 ने जो इंट्रोड्यूस की थी, वो सारे टैग्स को होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लिया गया। HTML5 supports new kinds of form controls, including dates and times, email, number, range, TEL, URL, search, etc. ये कुछ ऐसे कंट्रोल्स के नाम है जो कि फॉर्म बनाते समय हमें चाहिए होते हैं। एक फॉर्म तब बनाया जाता है जब हम अपने वेब पेज पर यूजर की इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, विजिटर की इंफॉर्मेशन को मांग रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप लोगों से भी बहुत बार इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। कोई आप साइन इन कर रहे हो तो पूछा जाता है लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए, आप साइन अप कर रहे हो तो पूछा जाता है अपना फोन नंबर डालिए, अपना ये चीज दीजिए, वो चीज दीजिए। आप कोई ड्रेस देख रहे होते तो पूछा जाता है किस रेंज से किस रेंज तक की देखनी है। ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हम यूजर से पेज पर मांग रहे होते हैं, और यूजर एक एक करके वो सारी जानकारियां दे रहा होता है। HTML5 में भी कुछ नए ऐसे कंट्रोल इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि पुराने वर्जन में नहीं थे और रिलेटेड है फॉर्म से, जैसे डेट्स एंड टाइम्स, ईमेल, नंबर, रेंज, TEL, URL, सर्च, एक्सेट्रा। ये सब वो नए टैग्स हैं जिनका इस्तेमाल HTML5 में किया जा सकता है, और ये फॉर्म के कंट्रोल्स होते हैं। फॉर्म इन्हीं के बेसिस पर आपके पास कंटेंट उसका आता है। तो आपने डेट टाइम मांग लिया या ईमेल आईडी मांग ली। रेंज में आप कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का, ऐसा आप कोई रेंज भी डाल सकते हैं। टेलीफोन नंबर मांग सकते हैं, URL मांगेंगे, सर्च बॉक्स हो सकता है। ये सब चीजें जो है आप अपने HTML5 जो है इन सबको सपोर्ट करता है और देख सकते हैं आप। There are multiple new features and new elements in HTML5. Some of the most important ones, बहुत सारे HTML5 में नए फीचर्स और नए डेवलपमेंट हुए। जैसे सबसे पहले आपका समरी, टाइम, असाइड, ऑडियो, वीडियो, कमांड, डेटा, डेटा लिस्ट एंड सो ऑन। ये कुछ नए हमारे जो है यूज किए गए टैग्स, और इनको जो है यूज करने के बाद बहुत सारा काम किया गया। जैसे ऑडियो के लिए ऑडियो हो गया, असाइड कंटेंट को एक साइड में रखने के लिए हो गया, समरी है, डेटा है, डेटा लिस्ट है, तो ये सब टैग्स यूज किए गए HTML5 में, इनको इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहली चीज तो HTML5 को यूज करने का एडवांटेज ये है कि भाई ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसे यूज करने के लिए कोई पैसे नहीं देने, ना कोई अलग से सॉफ्टवेयर आपको इसके लिए इस्तेमाल करना है। जो सॉफ्टवेयर आप पहले से यूज कर रहे थे, जैसे नोटपैड, या इवन अगर आप चाहें तो नोटपैड प्लस प्लस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और HTML5 के दिए गए सभी सुविधाओं को आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम उसमें आने वाली नहीं है। फिर चाहे आप एटम, एक्लिप्स, सबलाइन, और भी न जाने कितने मैंने आपको ऑप्शंस बताए, उनमें से कोई भी कोड एडिटर का आप यूज करेंगे। और रेकमेंड यही कहा जाता है कि आप कोड एडिटर यूज करें। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप नोटपैड यूज करेंगे तो क्या HTML5 के फीचर्स नहीं यूज कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हम फिर भी नोटपैड की जगह पर नोटपैड प्लस प्लस प्रेफर करते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि एक तो जो चीज है आपकी, मतलब आप वहां पे देख रहे होते हैं, वहां पे हर चीज का कलर से डिफ्रेंसिएशन किया हुआ है। आप टैग लिखते हैं और टैग का कंटेंट लिखते हैं, वही अलग कलर से आता है। तो जब भी कलर ना बदले, ये आपको अंदाजा हो, क्योंकि काम करते करते 2-4 दिन आप काम करेंगे तो आपको इस चीज का अंदाजा भी मिल जाएगा कि इस चीज का ऐसा कलर आता है। अगर आपने वाकई में सही तरीके से मन लगा के काम किया है और पूरा ध्यान अगर आपने स्क्रीन पे रखा है,
तो आपको काम करते करते बहुत से अंदाजे होने लगते हैं कि कौन सी चीज कौन से कलर से आती है। जैसे अगर आपने देखा होगा तो एट्रीब्यूट पर्पल कलर से आता है, वैल्यू पर्पल कलर से आती है, बैकग्राउंड उसका येलो हो जाता है। या जब आप कोई क्लोज टैग लिखते हैं तो ओपन करते हैं उसका क्लोजिंग टैग वहां पे कनेक्टर लाइन आ जाती है। तो ये सब चीजें जो है नोटपैड में नहीं है, नोटपैड प्लस प्लस में या इस तरह के किसी भी कोड एडिटर में ये सारी फैसिलिटीज हैं। तो आप जो है ऐसे कोई कोड एडिटर यूज करेंगे तो कम से कम आपको टैग्स और अपने कंटेंट के बारे में पूरी नॉलेज होगी। साथ ही साथ मतलब अगर कोई इसमें कोई करेक्शन करना होता है तो ये आपको करेक्शन भी बहुत आसानी से, कोई कुछ नया रेक्टिफिकेशन करना है तो वो काम भी आप इजीली कर सकते हैं। HTML5 में आप जब भी काम करते हैं तो ये आपके वेब पेज को ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से दिखाने में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ आप अपने पेज को बहुत कुछ नए टैग्स के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसमें हेडर, सेक्शन और फूटर टैग हैं, और इनके अलावा HTML डॉक्यूमेंट जो है कई सारे पार्ट्स में सेग्रीगेट किया जा सकता है। तो उसकी अपीयरेंस का अलग सेक्शन होगा और जो उसकी प्रोटोटाइपिंग होगी वो अलग सेक्शन में होगी, कि वो पूरे पेज पर किस तरह से चले, कैसे दिखाई दे। तो ये कंटेंट का अलग सेक्शन होगा और पेज के लिए अलग चीजें दिखाई देंगी। एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। तो यहाँ पर आपको हेडर, सेक्शन और फूटर, ये मतलब डिफरेंट पार्ट्स में भी आप अपने पेज को सेग्रीगेट कर सकते हैं। हेडर में आप डिसाइड कर सकते हैं कि पेज के हेडर सेक्शन में यानी ऊपरी हिस्से पे क्या आएगा। सेक्शन भी आप बना सकते हैं और फूटर से आप डिसाइड कर सकते हैं कि निचले हिस्से में, पेज के नीचे के हिस्से में क्या क्या चीजें दिखाई देने वाली हैं। ये पूरा स्ट्रक्चरिंग आप कर सकते हैं, जिसके के लिए आप सिमेंटिक कंटेंट लाते हैं पूरे पेज के, पूरे वेबसाइट के लिए आप ये चीजें ला सकते हैं। HTML code can be easily separated between tags and content, allowing the developer to work more effectively and detect errors more quickly. अगर आप किसी भी कोड एडिटर का यूज करते हैं तो आपको अपनी गलतियां पकड़ने में ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि यहाँ पर आप काम करते करते चीजों को आपको इतना अंदाजा लगने लगता है कि कहाँ पे मिस कर रहे हैं, या वो खुद भी आपको गाइडेंस देता रहता है। Tags are clear and descriptive, so developer can start coding without any problem, which is really easy and simple language to understand in this new version. यहाँ पर चीजों को आप ज्यादा बेहतर तरीके से इसलिए भी दिखा सकते हैं क्योंकि टैग्स को बहुत ही आसान बनाया गया है, वो एकदम क्लियर है और इतने डिस्क्रिप्टिव है कि आपको कोडिंग में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सिंपल, ऑर्गेनाइज और सही तरीके से आप काम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बहुत हार्ड या डिफिकल्ट ऐसे टैग्स आपके लिए नहीं बनाए गए। ब्राउजर की कंपैटिबिलिटी है, जितने भी मैक्सिमम ब्राउजर्स मार्केट में अवेलेबल है इस समय पे, चाहे क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, सफारी हो, ओपेरा हो, ये सब HTML5 के लगभग सभी फीचर्स को सपोर्ट करते हैं। In other words, no matter which browser you use, the content can be viewed correctly. आप जो भी कंटेंट अपना दिखा रहे हो पेज पर, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही तरीके से दिखाई देगा। आपको ये डाउट नहीं होगा कि एक्सप्लोरर में ये चीज देख रहे तो कैसे दिखेगी, ब्राउजर में ये देख रहे तो कैसे दिखेगी। किसी भी ब्राउजर विंडो पे, मतलब अगर आप क्रोम पे देख रहे तो कैसे दिखेगी, किसी भी ब्राउजर विंडो को आप यूज करें सब कुछ एग्जैक्टली सेम दिखेगा। बस आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसका लेटेस्ट वर्जन आप यूज करें, उसके पुराने वर्जन आप ना यूज करें। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी होगी।
The only problem would be to consider users using old browser, as not all HTML5 functions and tags are available in those browsers, है ना। तो किसी भी ब्राउजर के पुराने वर्जन को आपको नहीं यूज करना, तो आपको खुद इस बात की कोशिश, मतलब जो एज अ विजिटर अगर आप देखें तो आपको लेटेस्ट ब्राउजर अपना यूज करना चाहिए। साथ ही साथ जब आप साइट को डिजाइन कर रहे होते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो जो ऑप्शंस हम अपने पेज पर डाल रहे हैं या वेबसाइट पर डाल रहे हैं, क्या ये सभी ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए आप इंटरनेट पे आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, आप जो टैग यूज करते हैं उससे रिलेटेड अगर आप लिख लें कि कैन आई यूज दिस टैग, और आप देखना चाहें कि ये कौन कौन से ब्राउजर इसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपको साइट पर अवेलेबल है। तो टैग को इस्तेमाल करते हुए आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी चीजें किस पर अवेलेबल, पूरी टेबल बन के आ जाती है कि हाँ एक्सप्लोरर में ये चीज है या नहीं है, मोजिला इसे सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, सफारी कर रहा है या नहीं कर रहा, ओपेरा कर रहा है या नहीं कर रहा, क्रोम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कंपैटिबिलिटी हालांकि HTML5 के मैक्सिमम फीचर्स की है, बट इसी बात का आपको ध्यान रखना है तो कि सारे ब्राउजर सपोर्ट कर रहे हो और ब्राउजर्स का लेटेस्ट वर्जन ही यूज किया जाए। अडेप्टिव डिजाइन, जब भी HTML5 का इस्तेमाल करके आप कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो उसका डिजाइन है वो बहुत अडेप्टिव है। अडेप्टिव किस टर्म्स में? अडेप्टिव इन रिस्पेक्ट ऑफ साइज ऑफ एनी स्क्रीन, कि कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो या टैबलेट हो, आप जब भी देखेंगे वही साइट अगर आप अपने मोबाइल पे देख रहे हैं तो भी एग्जैक्टली सारे ऑप्शन, सारी चीजें, सारे बटन, सारी सब चीजें दिखेंगी, और अगर आप उस पर देख रहे हैं, मतलब किसी दूसरे उस पर देख रहे हैं, कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो भी दिखेगा, और लैपटॉप पे देख रहे हैं तो भी दिखेगा, टैबलेट पे देख रहे हैं तो भी दिखेगा। This is probably the most useful feature of the HTML5 language because it allows user to access any web page or application from a mobile device as easily as they would from their computer. तो उसी सरल तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर पे देख रहे थे वैसे ही मोबाइल पे देख पाएंगे। तो ये भी HTML5, यानी जो ये हम आप बार बार बात करते हैं रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, तो ये रेस्पॉन्सिवनेस जो है HTML5 की वजह से हुई है। We can conclude that the development of HTML5 has been both an ambitious and elaborate project that has led to great progress in the world of programming. वेब डिजाइनिंग के वर्ल्ड में HTML5 ने एक तरह से रेवोल्यूशन लाया है, क्योंकि HTML5 के आने से बहुत सी चीजें बहुत आसान हो गई, बहुत सी ऐसी चीजें जो पहले होती ही नहीं थी वो की जाने लगी। तो इसमें जो है बहुत सारे एडवांसमेंट हुए। The majority of the most important websites and web applications implement its features today. प्रेजेंट टाइम में जितनी भी साइट्स या वेब एप्लीकेशंस आप देखते हैं वो सभी HTML5 के फीचर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसकी वजह से आज हम कह सकते हैं कि HTML5 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही अच्छा टूल बन गया है किसी भी प्रोग्रामर या वेब डिजाइनर के लिए एक अच्छी इंप्रेसिव वेब डिजाइनिंग करने के लिए। तो इसके साथ ही ये प्रेजेंटेशन हमारी खत्म हो गई है। प्रेजेंटेशन के साथ हम जो है आपको अब ये प्रेजेंटेशन तो हम आपको भेज ही देंगे, साथ ही साथ जो है हम नेक्स्ट टाइम पे जो है अपना नया टैग स्टार्ट करेंगे। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम ऑफलाइन ही आएंगे, तो आपकी क्लास ऑफलाइन होगी और ये प्रेजेंटेशन आपको भेज दी जाएगी। तो आप लोग भी प्लीज इसको देख लीजिएगा, कोई किसी टॉपिक में किसी पॉइंट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा, तो आपके लिए उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। तो आज के लिए क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। दैट इज ऑल फॉर द डे। टेक केयर एवरीवन।